नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर संबंध। जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे अंग्रेज़ों का रुझान जो था वो भारतीय राजनीति में बढ़ने लगा। इसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद बम्बई, कोलकाता और मद्रास की तरफ अपना रुख किया। दक्षिण में अंग्रेज़ों को मैसूर के शासकों, हैदराबाद के निज़ाम और मराठों की शक्ति को देखकर अपना कदम रखा। फ्रांसीसी के साथ उनका जो तालमेल था वो अंग्रेज़ों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ। ये जो मैसूर के शासक और हैदराबाद के निज़ाम, इन सब का संबंध जो था फ्रांसीसियों से था, इसलिए अंग्रेज़ों को इनसे सामना करने में दिक्कत आ रही थी। मराठा अपनी शक्ति बढ़ाकर मुग़ल सम्राट को भी अपने कब्ज़े में करना चाहते थे। मुख्य रूप से हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ी शक्ति को कम करने के लिए प्रयासरत थे और रोहिला सरदार, अवध के नवाब, जाट और सिख भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। अंग्रेज़ों को दक्षिण में अपने पैर मजबूत करने बहुत ज़रूरी हो गए थे, लेकिन ये कार्य उस समय इतना आसान नहीं था। हर एक शक्ति उस समय प्रबल थी, परंतु अंग्रेज़ों ने साम दाम दंड भेद की नीति का सहारा लेकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की और 1857 ईस्वी तक अंग्रेज संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल हुए। हैदर अली और अंग्रेज के संबंध किस तरीके के थे? आंग्ल मैसूर संबंधों का जो प्रारंभ है वो हैदर अली के उत्कर्ष से ही शुरू होता है। हैदर अली ने मैसूर को कुछ ही समय में एक संगठित और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में बदल दिया था। दक्षिण में अंग्रेज़ों की प्रगति को भी उसने धीमा कर दिया था। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बूढ़ीकोटा के एक साधारण से परिवार में हुआ था। जो उसके पिता थे वो फ़तेह मोहम्मद मैसूर राज्य में साधारण नौकरी करते थे। अपनी योग्यता के आधार पर उसके पिता ने सेना में फौजदार का पद लिया। हैदर अली चूँकि अशिक्षित था, लेकिन उसमें एक सैनिक प्रतिभा और कूटनीतिज्ञता, वीरता के जो भाव थे वो कूट-कूट कर भरे हुए थे। तो हैदर अली को शीघ्र ही अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल गया। मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में अस्तित्व में आया, जब हिंदू वाडिया राजवंश ने स्वतंत्र मैसूर राज्य की घोषणा की, जो कि हैदर अली के समय तक चलता रहा। उस समय मैसूर का राजा था चिक्क कृष्णराज। कई जगह चिक्का कृष्णराज मिलता है, परंतु वास्तविक शक्ति जो थी उस समय दो मंत्रियों के हाथ में थी, नंजराज और देवराज। नंजराज हैदर अली की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और उसने हैदर अली को सेना में भर्ती कर लिया। शीघ्र ही उसने अपनी प्रतिभा के बल पर डिडंगुल का वो फौजदार बन गया और उसने फ्रांसीसियों की मदद से सेना को यूरोपियन तरीके से पुनर्गठित किया। 1761 में उसने नंजराज को भी पदच्युत कर दिया और स्वयं राजा का संरक्षक बन गया। उसने अपने सारे विद्रोहियों को कुचल दिया और अपनी उसकी प्रतिभा को जानकर ही मुगल बादशाह ने उसे सीरा का सूबेदार बनाया। हैदर अली ने एक तरफ तो प्रशासनिक सुधार किए और उसने फिर पॉलीगरों, जो कि जमींदार लोग थे, उन पर अंकुश रखा, तो दूसरी तरफ अपनी सेना के बल पर बेदनूर, सुंडा, कनारा, मालाबार, कोयम्बटूर, 12 महल आदि जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर अधिकार करके मैसूर राज्य की सीमा का विस्तार किया। बाद में हैदर अली ही मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और उसकी बढ़ती प्रगति जो थी वो अंग्रेजों के लिए खतरनाक बन गई थी, अतः अंग्रेजों ने उस पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 1766 से 1769 के बीच। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज, मराठे और निज़ाम ये तीनों ही घबरा गए थे। इसके साथ ही जो आरकाट के नवाब थे मोहम्मद अली, उसको जो हैदर का शत्रु था, अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। इससे हैदर जो था वो अंग्रेजों से नाराज़ था। अंग्रेज भी मालाबार के जमींदार के जो प्रदेश थे जो हैदर द्वारा छीन लिए गए थे, इसी वजह से वो उससे नाराज़ थे। इसलिए दोनों पक्षों में युद्ध आवश्यक हो गया था। 1766 ईस्वी में जो तीनों नाराज शक्तियाँ थी, अंग्रेज, मराठे और निज़ाम, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट बनाया। हैदर अली ने सबसे पहले इस त्रिगुट को तोड़ना ही ज़रूरी समझा। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब हैदर ने उन्हें 35 लाख रुपए देकर इस त्रिगुट से अलग कर दिया। अब निज़ाम और अंग्रेज सेना ने 1767 में हैदर पर आक्रमण किया, परंतु शीघ्र ही कर्नाटक के जो नवाब थे मोहम्मद अली का भाई
महफूज खां, जो कि हैदर अली की तरफ था, उसने चालाकी से निज़ाम को तोड़कर हैदर के पक्ष में कर लिया। अब अंग्रेज़ों को अकेले ही हैदर अली से युद्ध करना पड़ा। हैदर अली और निज़ाम की सेना और कर्नल स्मिथ के बीच चंगमा, त्रिनोमाली और वेनियाबाड़ी इन स्थानों पर युद्ध हुए, जिसमें हैदर को हार का सामना करना पड़ा। उसने नवंबर 1761 ईस्वी में कावेरीपट्टनम और अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया और तंजौर पर आक्रमण करके वहां के राजा से 4 लाख रुपए वसूल किए और मंगलोर पर भी उसने अधिकार कर लिया। मार्च 1769 में उसने मद्रास पर भी आक्रमण किया। तो हैदर अली के इस कार्य से आतंकित होकर मद्रास काउंसिल ने 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली से एक संधि कर ली और इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था समाप्त हुआ। मद्रास की संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए और इसके साथ एक भारी रकम हैदर को युद्ध के हर जाने के रूप में मिली। दोनों ने आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इस संधि ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को काफ़ी ठेस पहुंचाई और मैसूर पर नियंत्रण करने का जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हैदर अली की शक्ति और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच ये इसके जो कारण थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कि मद्रास काउंसिल की ओर से 1769 में हुई जो संधि थी उसकी अवहेलना की जा रही थी। जब मराठों की ओर से मैसूर पर आक्रमण किया गया तो अंग्रेज़ों ने हैदर की कोई मदद नहीं की, जबकि संधि के तहत एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हैदर की मदद नहीं की, जिससे वह अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। और इसी समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चलते यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध शुरू हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार करके माही विजय की योजना बनाई। ये माही जो क्षेत्र था वो फ्रांसीसी बस्ती का ही हिस्सा था और ये जो माही क्षेत्र था वो हैदर के अधिकार में आता था, तो हैदर ने इसका विरोध किया। हैदर ने निज़ाम और मराठों की सहायता से अंग्रेज़ों को खदेड़कर कर्नाटक पर हमला करके 1780 में आरकाट को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जब अंग्रेज़ों की हार की खबर कोलकाता पहुंची तो वारन हेस्टिंग्स ने सर आयरक्रूट को मद्रास भेजा और अपनी कूटनीति के आधार पर हेस्टिंग्स ने निज़ाम, बरार के राजा और महाजी सिंधिया को अपने खेमे में मिला लिया। तो हैदर अकेला रह गया। हैदर ने अकेले ही मुकाबला किया, परंतु वह 1781 ईस्वी में पोटोनवा के युद्ध में पराजित हो गया। 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। हालांकि उसने अंग्रेजों को पराजित तो किया, लेकिन दोनों ही पक्ष जो थे वो कोई निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सके। 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि के रूप में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस युद्ध में कोई निर्णायक विजय नहीं मिली। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस करने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे के युद्धबंदियों को लौटाने का वचन दिया और अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का भी आश्वासन दिया। इस संधि से जहां एक तरफ टीपू सुल्तान और मैसूर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, वहीं अंग्रेजी जो प्रतिष्ठा थी उसको ठेस लगी। अब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर का उत्थान किया गया। जब हैदर अली की मृत्यु हुई उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढालने की नई तकनीक, नए कैलेंडर और मापतोल की नई प्रणाली को जन्म दिया। टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी क्रांति में भी काफ़ी रुचि थी, इसलिए उसने जो जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली और श्रीरंगपट्टम में एक स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। उसने आर्थिक सुधार के लिए विदेशों के विशेषज्ञों की भी सलाह ली और राज्य के उद्योगों की प्रगति का प्रयास किया। फ्रांस, टर्की, ईरान और पेगू में अपने राजदूत भेजकर व्यापार को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। राजस्व बढ़ाने हेतु उसने जागीर पद्धति को समाप्त किया और पोलीगरो, जो कि सामंतों के वंशानुगत अधिकार थे, उसको समाप्त किया। सैनिक सुधार के रूप में भी उसने पैदल सेना को यूरोपियन तरीके से संगठित किया और नौ सेना का भी संगठन किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच मंगलोर की संधि के बाद भी दोनों पक्ष जो थे, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, एक दूसरे पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों की नीति जानता था, तो अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद उसने 1787 ईस्वी में अपने एक दूत को फ्रांस भेजा तथा फ्रांसीसियों को अपने पक्ष में करने का फैसला किया। फ्रांसीसियों से उसे मित्रता और सहायता का आश्वासन भी मिला।
कुस्तुतुनिया के सुल्तान ने भी उसे मदद का आश्वासन दिया। उसे निज़ाम पर आक्रमण कर उससे गुंटूर का प्रदेश भी छीन लिया। उसके इन कार्यों से अंग्रेज आतंकित हो उठे और अंग्रेज गवर्नर जनरल उस समय कॉर्नवालिस था, उसने टीपू के विरुद्ध निज़ाम को सहायता देने का वचन दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में विरोध पैदा हो गया। टीपू सुल्तान ने दिसंबर 1789 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य पर हमला कर दिया, तो फिर कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया और उसने एक संधि के तहत मराठों और निज़ाम को अपने पक्ष में कर लिया। जनरल मीडोज मैसूर पर अधिकार करने की दृष्टि से आया, परंतु टीपू के सामने वह टिक नहीं पाया। इस पराजय के बाद कॉर्नवालिस ने मार्च 1791 ईस्वी में बेंगलोर को अपने अधीन कर लिया और साथ ही साथ 1791 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान ने भी कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोनों के बीच जो अंतिम और निर्णायक युद्ध टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम में के निकट हुआ था। टीपू ने यहाँ पर बहुत अच्छे से मुकाबला किया, परंतु अपनी हार को देखते हुए उसने 1792 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। ये संधि थी श्रीरंगपट्टम की संधि। इस संधि के द्वारा टीपू ने अपना आधा राज्य कंपनी के सुपुर्द कर दिया और इसे अंग्रेजों, मराठों और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को मालाबार, कुर्ग, डिडिंगल, बारामहल और पहाड़ी घाट तथा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का भाग, मराठों को और कृष्णा पन्ना नदी का मध्यवर्ती इलाका जो था वो निज़ाम को मिला। टीपू ने करीब 3 लाख पाउंड की रकम भी हर्जाने के तौर पर दी तथा अपने 2 पुत्रों को जमानत के रूप में कॉर्नवालिस को सौंप दिया। इस संधि ने जहां एक तरफ अंग्रेजों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की, वहीं टीपू की शक्ति पर अंकुश लग गया और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ने दक्षिण में टीपू की शक्ति को नष्ट करके वहां अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। ये मैप है जब पार्टीशन हुआ मैसूर का 1799 ईस्वी में, उसमें ये आपको दिख रहा है मैप के अकॉर्डिंग। मैसूर वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा इसमें ब्रिटिश के पास और कुछ निज़ाम और कुछ मराठाओं का जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है इसमें। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, चूँकि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसने टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचल दिया था, लेकिन वह फिर भी उससे हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने ईमानदारी से संधि की शर्तों का पालन भी किया और अपनी स्थिति को भी मजबूत किया। उसने राज्य की आर्थिक और सैनिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए, राजधानी की फिर से किलेबंदी की और उसे सुरक्षित बनाया। उसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को प्रशिक्षित और पुनः संगठित किया और अपने राजदूतों के माध्यम से फ्रांसीसियों से सहायता पाने का आश्वासन भी लिया। टीपू के इन कार्यों से अंग्रेजों के लिए फिर से खतरे की स्थिति बन गई थी। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया, तो उसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ों को स्थायी रूप से जमाने की कोशिश की। इसलिए उसने टीपू को समाप्त कर मैसूर राज्य पर अधिकार कर लेने का निश्चय किया। उसने टीपू पर विदेशी शक्तियों, विशेषतया फ्रांसीसियों से साठगांठ करने का आरोप लगाकर युद्ध शुरू कर दिया और 20 फरवरी 1799 ईस्वी को दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। निज़ाम और मराठों को वेलेस्ली ने अपने पक्ष में मिला लिया। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आक्रमण करके राजधानी श्रीरंगपट्टम का घेरा डाला। टीपू ने यह बहादुरी से सामना किया और किले की रक्षा करता हुआ 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ और उसके पुत्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तात्कालिक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को हुआ। उनके 2 प्रमुख शत्रु टीपू और फ्रांसीसियों का प्रभुत्व खत्म हो गया। वेलेस्ली ने पुराने राजवंश के जो अल्पवयस्क राजकुमार थे उनको मैसूर के शेष भाग पर राजा घोषित कर दिया और उसके साथ सहायक संधि भी कर ली। तो इस तरीके से मैसूर पर भी अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो आज हमने पढ़ा आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।